नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे फरवरी के संपूर्ण करंट अफेयर्स पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से आज के जो करंट अफेयर्स की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। तो प्यारे दोस्तों, फरवरी मास के करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 संसद में पेश किया गया। इसमें 2022-23 के लिए कितने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया? तो कितने जीडीपी ग्रोथ का? 8 से 8.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया। दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व वाली टीम ने तैयार किया। कौन सी टीम ने? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। केंद्रीय बजट से पहले को इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 संसद में पेश किया गया। इकोनॉमिक सर्वे में दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8 से 8.5% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया और 2021-22 के 9.2% के ग्रोथ के अनुमान से कम है। नेक्स्ट दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 से जुड़ी हुई अहम बातों पर हम डिस्कस करें तो इकोनॉमिक सर्वे में बीते साल का हिसाब किताब और आने वाले साल के लिए सुझाव और चुनौतियां और समाधान का जिक्र रहता है। दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया गया? 3.9% और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ का अनुमान 11.8%। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ का अनुमान 8.2% और 2021-22 में निर्यात पर 16.5% की दर से बढ़ सकता है। दोस्तों, सरकार सड़क बनाने में सबसे ज़्यादा 27% खर्च कर रही है और इसके बाद रेलवे पर 25% और बिजली पर 15% और तेल व पाइपलाइन पर 8% और टेलीकॉम की कंपनी पर 6% खर्च कर रही है। तो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट 2021-22 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें अगले क्वेश्चन की। द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष चंद्र गर्ग द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की आगामी पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम बाजार में उतरने के लिए तैयार है और इस पुस्तक में उन्होंने 2030 तक भारत को 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के उपाय बताए गए। ये इसके फ्रंट पेज की फोटो है, आप देख सकते हैं। सुभाष चंद्र गर्ग ने केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने 2019 में वित्त सचिव नियुक्त किया गया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? क्या है दोस्तों? ओडिशा ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? उन्नति हुड्डा ने। दोस्तों, उन्नति हुड्डा जो ओडिशा ओपन सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी। कितने उम्र की है? 14 वर्ष की। दोस्तों, किरण जॉर्ज ने ओडिशा ओपन सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया और उन्होंने पुरुष वर्ग में प्रियांशु राजावत को हराया। महिला एकल युगल का जो खिताब है वो किसने जीता? त्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंद, इन दोनों ने महिला उगल का खिताब जीता। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें। फरवरी के संपूर्ण करंट अफेयर्स की आज की जो रिवीजन क्लास है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। नेक्स्ट दोस्तों, अगला ओडिशा ओपन 2022 की सुर्खियों पर बात करें तो ये कब आयोजन किया गया? 25 से 30 जनवरी के बीच में, और इसका आयोजन कौन है? कटक, उड़ीसा। मेंस डबल्स में नूर मोहम्मद
अजरीन अयूब मलेशिया के और लिम खिमवाहा मलेशिया के। वुमेन डबल्स में गायत्री गोपीचंद भारत की और ट्रिशा जोली भारत की। मिक्स डबल की बात करें तो सचिन डाइस श्रीलंका के और थिलिनी हेंडागेवा श्रीलंका की। ओडिशा ओपन पहली बार आयोजित किया गया था और इसका आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। ओडिशा ओपन का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2022-23 को किसने पेश किया? तो केंद्रीय बजट 2022-23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी के द्वारा डेरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट पुरस्कार दिया गया, वह किस देश के खिलाड़ी है? तो आईसीसी के द्वारा जो ये खिताब दिया गया डेरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का, तो ये किस देश के खिलाड़ी है? तो ये आपके न्यूजीलैंड के। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को उनकी खेल भावना हेतु आईसीसी ने साल 2021 के लिए यह सबसे बड़ा सम्मान दिया और मिशेल ने पिछले साल जो टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जो खेल भावना दिखाई थी उसके लिए उन्होंने आईसीसी द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की किस स्कॉर्पिन पनडुब्बी ने समुद्री परीक्षण शुरू किया? तो कौन सी स्कॉर्पिन पनडुब्बी? वागीर। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया। कितनी पनडुब्बियों का? 6 पनडुब्बियों का। इसके अंदर वागीर जो प्रोजेक्ट है वो 75 की 5वीं पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी को 2022 में भारतीय नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है और इससे पहले आईएनएस कलवरी, खंडेरी, करज और वेला को भारतीय नौसेना में भी शामिल किया जा चुका है। 6 पनडुब्बियां हैं जिसके अंदर आईएनएस की कलवरी, खंडेरी, करज और वेला को भी इसके अंदर शामिल किया गया। और नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का निधन हो गया, उन्हें कब भारत रत्न दिया गया? तो कब दिया गया? 2001 को लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों बात करें लता मंगेशकर का निधन 92 वर्ष की उम्र में 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुआ और लता मंगेशकर को कोविड-19 का माइल्ड सिम्टम था। 6 फरवरी की सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और केंद्र सरकार ने उनके निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया था। दोस्तों लता मंगेशकर जी के पुरस्कारों की बात करें तो इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार 1958, 1962, 1965, 1969 और 1993 और 1994 में फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया और राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें 1972, 1975 और 1919 में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार 1969 में और दादा साहब फाल्के पुरस्कार का सम्मान 1989 में इन्हें दिया गया। स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1996 में और पद्म विभूषण 1999 और भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान 2001 में इन्हें प्रदान किया गया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी इन्हें दिया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया और फिल्म फेयर पुरस्कार इन्हें 6 बार दिया गया। फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इन्हें 1993 में भी दिया गया और दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने वाली ये लता मंगेशकर, जिनको गिनीज बुक रिकॉर्ड 1974 में इनका नाम दर्ज किया गया। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विंटर ओलंपिक 2022 के भारत के ध्वजवाहक कौन? आरिफ मोहम्मद खान। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें विंटर ओलंपिक कहाँ पर? चीन के बीजिंग में 4 फरवरी 2022 से शुरू हुए थे। इसमें भारत के एकमात्र खिलाड़ी आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए थे। उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान
ध्वजवाहक बने। ध्वजवाहक कौन थे? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ विंटर ओलंपिक के इतिहास में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 16वें एथलीट खिलाड़ी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट दोस्तों, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? कौन सी पुस्तक? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक किताब है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा नवदीप सिंह गिल द्वारा। दोस्तों यह किताब टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पर लिखी गई है। इसके लेखक खेल जगत के जाने माने लेखक नवदीप सिंह गिल। यह किताब नीरज चोपड़ा के बचपन से लेकर टोक्यो ओलंपिक मेडल जीतने तक की कहानी को बताया गया है इस पुस्तक में। और पुस्तक का नाम क्या है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के प्रबंध निदेशक कौन बन गए? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा राहुल भाटिया, जिन्हें एयरलाइंस कंपनी इंडिगो का प्रबंध निदेशक बनाया गया। दोस्तों इंडिगो ने तत्काल प्रभाव से राहुल भाटिया को प्रबंध निदेशक बनाया और राहुल भाटिया इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के सह संस्थापक और प्रमोटर भी है। इंडिगो की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई इस कंपनी की? 2005 में। और फ्लीट साइज के हिसाब से इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुड़गांव हरियाणा में इसका मुख्यालय बना हुआ है और इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आईपीएल की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का नाम क्या रखा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस। ए ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। दोस्तों गुजरात टाइटंस का स्वामित्व सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स के पास और इसके कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या। और गुजरात टाइटंस टीम के कोच कौन है? आशीष नेहरा, जो पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज। आईपीएल 2022 का ऑक्शन 22 फरवरी और 13 फरवरी के बीच मैंगलोर में किया गया और 2022 के आईपीएल में 10 टीमें हिस्सा लेगी, जिसके अंदर 2 नई टीमें और जुड़ी गई है, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। पुरानी टीमों में मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल, पंजाब किंग्स, आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स। ये पुरानी 8 टीमें और इस बार 2022 के आईपीएल में 2 नई टीमें और जोड़ी गई, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की किस टनल को विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल का सर्टिफिकेट मिला है? तो कौन सी टनल को? अटल टनल को। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें सर्टिफिकेट गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दिया गया। अटल टनल की बात करें तो यह टनल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगा। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल टनल किसको किससे जोड़ेगा? मनाली को लाहौल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश। यह सुरंग कितनी बड़ी है? 10 मीटर तो चौड़ी और 9.02 किलोमीटर लंबी है। इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी कितनी कम हो जाएगी? 46 किलोमीटर का फायदा हो जाएगा मनाली और लेह के बीच का। तो कौन सी टनल है? अटल टनल। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, बप्पी लहरी का निधन हो गया, वह कौन थे? संगीतकार, गायक, अभिनेता, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बप्पी लहरी का जो निधन हुआ है वो एक रूप से संगीतकार, गायक और अभिनेता तीनों थे। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों बात करें बप्पी लहरी का जन्म 27 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल में हुआ। कहां पर हुआ? पश्चिम बंगाल में। बप्पी लहरी एक सिंगर, कंपोजर, एक्टर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और पॉलिटिशियन भी थे। बप्पी लहरी का जो असली नाम है अलोकेश लाहिड़ी। साल 1973 में बप्पी लहरी ने फिल्म नन्हा शिकारी में संगीत दिया था और यहीं से उनके फिल्मी संगीत जगत का शुरुआत हुआ। 2018 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बप्पी लहरी को दिया गया। कब दिया? 2018 में। कौन सा अवार्ड?
फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा दिल्ली में विश्व स्तरीय कुश्ती एकेडमी स्थापित की जाएगी? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली के अंदर विश्व स्तरीय कुश्ती एकेडमी किसके द्वारा? रेल मंत्रालय के द्वारा यह एकेडमी स्थापित की जाएगी। दोस्तों केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। और इन्होंने इस एकेडमी की घोषणा की है और इसकी अनुमानित लागत है 30.76 करोड़ रुपए। और कहां पर होगी? किशनगंज दिल्ली में। यह एकेडमी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और नए पहलवानों को अवसर प्रदान करेगी। कौन सी एकेडमी? जिस एकेडमी की घोषणा अश्विनी वैष्णव ने 30.70 करोड़ रुपए में बनी है और इसकी घोषणा हुई है कहां पर? किशनगंज दिल्ली में इस एकेडमी का उद्घाटन होगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, 14 से 18 फरवरी तक किसके द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसके द्वारा मनाया जा रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। दोस्तों बात करें इसके उद्देश्य की तो वित्तीय उत्पादों और सेवाओं और उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना। और इसकी थीम क्या होगी? गो डिजिटल गो सिक्योर। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का मुख्य जो फोकस है वो डिजिटल लेन देन की सुरक्षा और डिजिटल लेन देन की सुविधा के बारे में जागरूकता फैलाना। आरबीआई 2016 में हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के लैंड फोर्सेज के कमांडर ने भारत का दौरा किया? तो दोस्तों किस देश के? सऊदी अरब के। सऊदी अरब के लैंड फोर्सेज के कमांडर ने भारत का दौरा किया। दोस्तों बात करें रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतेर ने भारत का दौरा किया। ये पहला मौका है जब रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज के सर्विंग कमांडर ने भारत की यात्रा की। और इससे पहले मनोज मुकुंद नरवणे जिन्होंने दिसंबर 2020 में सऊदी अरब का दौरा किया था। नरवणे पहले ऐसे सेना प्रमुख है जिसने सऊदी अरब का दौरा किया था। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। आज की जो ये संपूर्ण फरवरी के करंट अफेयर्स की जो महत्वपूर्ण क्लास है इसका बहुत ही बखूबी से फायदा होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दे। दोस्तों दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? पुष्पा द राइज। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 20 फरवरी 2022 को मुंबई में किया गया। कब किया गया? 20 फरवरी 2022 को। और इस फेस्टिवल में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 के वितरित किए गए। दोस्तों बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की तो इसके अंदर फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? पुष्पा द राइज। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को दिया गया। और फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान का आविष्कार जो पुरस्कार है वो आशा पारेख को। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार केन घोष को। और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार पाउली को। और टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर का अवार्ड अनुपमा को दिया गया। तो ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 की लिस्ट है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर छपेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, विंटर ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो दोस्तों विंटर ओलंपिक 2022 में फर्स्ट रैंक किसकी थी? नॉर्वे की। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नॉर्वे है जो फर्स्ट रैंक पर था। दोस्तों विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? चीन की राजधानी बीजिंग में इसका आयोजन किया गया। और इसके अंदर 91 देशों ने भाग लिया
जो 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच तक चला था। इससे पहले बीजिंग 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का भी आयोजन कर चुका है। इस बार जो विंटर ओलंपिक आयोजन हुआ और इससे पहले 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का भी आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में हो चुका है। इस प्रकार बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन करने वाला पहला शहर बन गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट दोस्तों बात करें टेबल की, विंटर ओलंपिक मेडल टेबल की, तो दोस्तों इसके अंदर सबसे फर्स्ट रैंक पर आपका था नॉर्वे, जिसने 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल मिलाकर 37 मेडल प्राप्त किए और अंक तालिका में पहले नंबर पर था। और दूसरा जर्मनी, जिसने 12 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 27 मेडल प्राप्त किए और सेकंड रैंक प्राप्त की। तीसरे नंबर पर चाइना, जिसने 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ कुल 15 मेडल प्राप्त किए और अंक तालिका में तीसरे नंबर पर मौजूद रहा। और चौथे नंबर पर आपका यूएसए, जिसने गोल्ड 8, 10 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल 7 प्राप्त करके कुल मिलाकर 25 मेडल प्राप्त किए। और पांचवें नंबर पर स्वीडन, जिसके खाते में 8 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 5 ही ब्रॉन्ज मेडल, कुल मिलाकर 18 मेडल प्राप्त किए। दोस्तों बात करें विंटर ओलंपिक में भारत की तरफ से आरिफ खान शीतकालीन ओलंपिक 2022 में हिस्सा लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विंटर ओलंपिक 2022 में भारतीय खिलाड़ी किसने भाग लिया? आरिफ खान ने। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, खजुराहो नृत्य समारोह किस राज्य में शुरू हुआ? तो दोस्तों खजुराहो का जो नृत्य समारोह है वो किस राज्य में? मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। दोस्तों बात करें 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव, जो कब से कब तक? 20 फरवरी से 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। और इस नृत्य समारोह का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। और किसने? इनके राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के खजुराहो में हो रहा है। और इस वर्ष महिलाओं के लिए दिल खेल के घूमो मैराथन का आयोजन भी किया गया। नेक्स्ट दोस्तों बात करें खजुराहो नृत्य समारोह की मुख्य बिंदुओं पर, तो खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत कब से हुई है? 1975 में। मंदिर परिसर किसके? खजुराहो के। और इसका आयोजन संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मध्य प्रदेश के संस्कृति परिषद के संयुक्त प्रयास में इसका आयोजन किया गया। महोत्सव में कोरिया, अर्जेंटीना, वियतनाम, ब्रुनेई, फिनलैंड, मलेशिया, थाईलैंड और लाओ के राजदूत और उच्चायुक्त भी इस खजुराहो नृत्य समारोह में शामिल हुए। नेक्स्ट दोस्तों बात करें खजुराहो की, तो खजुराहो के मंदिर है जो चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए। किस राजाओं द्वारा? चंदेल के राजाओं द्वारा। इस मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी में 1050 ईस्वी के बीच हुआ। इसका निर्माण 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में हुआ। प्रमुख मंदिर की बात करें खजुराहो के, तो लक्ष्मी मंदिर, वरहा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, ये मंदिर प्रमुख मंदिर है खजुराहो के। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंदेल राजाओं ने। मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में 1986 में शामिल किया। दोस्तों खजुराहो के मंदिर जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में कब शामिल किया गया? 1986 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि खजुराहो के मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज सूची WHO में कब शामिल किया? 1986 में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत और किस देश ने ईस्टर्न ब्रिज 6 द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया? तो किन दो देशों के बीच में? भारत और किस देश के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 6 द्विपक्षीय हवाई अभ्यास हुआ? किन के बीच में? ओमान के बीच में। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
दोस्तों, राजस्थान में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में 21 से 25 फरवरी 2022 के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन हुआ। किन किन के बीच में? भारत और ओमान के बीच। ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास का ये कौन सा संस्करण था? 6ठा संस्करण। इस अभ्यास के आयोजन से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत हो जाएंगे। तो कौन सा अभ्यास है? ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छप सकता है। अगला दोस्तों बात करें कि किस देश ने आयरन डोम के नेवर वर्जन सी डोम प्रणाली का परीक्षण किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सी डोम प्रणाली का परीक्षण किस देश ने किया? इजराइल ने। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों, सी डोम सिस्टम का उपयोग इजराइल कई सालों से करता आ रहा है और इसमें गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट को नीचे गिराने के लिए करता है। और अब इजराइल ने सी डोम के नेवल वर्जन का भी परीक्षण किया, जिससे अब इजराइल अपनी समुद्री सीमा में रॉकेट के हमले को रोक सकता है। दोस्तों, बात करें इसके आयरन डोम की, तो इस सिस्टम पर इजराइल ने कब से काम शुरू किया? 2006 से। आयरन डोम सिस्टम दुनिया का बेहतरीन एंटी मिसाइल सिस्टम है। कौन सा? एंटी मिसाइल सिस्टम। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिससे पूरे शहर को किसी भी मिसाइल हमले से बचाया जा सकता है। इस व्यवस्था में दोस्तों रॉकेट, मोर्टार सेल, यूएई और मिसाइल को हवा में मार गिराया जा सकता है। छोटी से छोटी वस्तु देखकर अलर्ट जारी करता है और बार बार फायर करने के लिए कमांड नहीं देनी पड़ती है। इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है जिसके माध्यम से मिसाइल या किसी ड्रोन को देखा जा सकता है। कौन सी? आयरन डोम। नेक्स्ट दोस्तों, ये आप इस चित्र में देख सकते हैं इस आयरन डोम प्रणाली को। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यूक्रेन के बाद किस देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? क्या क्वेश्चन है? यूक्रेन के बाद किस देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। दोस्तों, लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा की। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और इस तरह यूरोप में युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे में रूस के पड़ोसी बाल्टिक देशों में से खलबली मच गई और लिथुआनिया ने मौजूदा हालात को देखते हुए आपातकाल लागू कर दिया। लिथुआनिया कालिंदग्राम की तरफ से रूस के साथ सीमा साझा करता है। जो लिथुआनिया देश है वो कहाँ से? कालिंदग्राम की तरफ से रूस के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, इसे लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा असम। ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। कौन है असम के मुख्यमंत्री? हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इससे राज्य परिवहन विभाग द्वारा आईआईटी मद्रास के सहयोग से विकसित किया गया। किसके सहयोग से? आईआईटी मद्रास के सहयोग से। इस मोबाइल एप्लीकेशन से रात में नदियों में चलने वाली नावों को सहायता मिलेगी। तो इस मोबाइल ऐप का लॉन्च कहां पर किया गया? हिमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, इनके द्वारा गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए इसका नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक्स कोबरा वॉरियर 22 युद्ध अभ्यास किस देश में होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स कोबरा वॉरियर 22 युद्ध का अभ्यास किन देश के साथ? यूनाइटेड किंगडम, यूके यानी इंग्लैंड में इसका अभ्यास होगा। दोस्तों, बात करें इसका आयोजन 6 से 27 मार्च 2022 तक यूनाइटेड किंगडम के वाडिंगटन में किया जाएगा। भारतीय वायुसेना कोबरा वॉरियर 22 में भाग लेगी और इस अभ्यास में तेजस के 5 विमान हिस्सा लेंगे। किसके? तेजस के। कितने विमान? 5
5 विमान है जो इसमें भाग लेंगे और इसका आयोजन कहाँ पर होगा? यूनाइटेड किंगडम यूके यानी इंग्लैंड में। इस अभ्यास में स्वीडन से ग्रिपेन लड़ाकू विमान, बेल्जियम से F-16 लड़ाकू विमान और सऊदी अरब के टाइफून और टॉर्नेडो लड़ाकू विमान इस अभ्यास में भाग लेंगे। कौन सा अभ्यास है? वॉरियर, कोबरा वॉरियर 22। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों की बात करें तो सबसे पहला इंद्र अभ्यास किन देश के बीच में? भारत और रूस के बीच। फिर वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास किया जाता है। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। और गरुड़ शक्ति अभ्यास है जो भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। भारत के जो महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास, इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच में, वज्र प्रहार अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में, सूर्य किरण भारत और नेपाल और गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया जाएगा। और जो ये कोबरा वॉरियर 22 जो अभ्यास है वो किसके बीच में? यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड और भारत में बीच में किया जाएगा। कहाँ पर? इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यूक्रेन ने भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? क्या क्वेश्चन है? यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्र है उन्हों को वापस इंडिया में लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। दोस्तों यह ऑपरेशन 26 फरवरी 2022 से शुरू किया गया। कब से शुरू हुआ? 26 फरवरी 2022 से। और ऑपरेशन की जो पहली उड़ान है वो 219 भारतीय छात्रों को रोमानिया से मुंबई वापस लाया गया। पहली उड़ान में 219 भारतीय छात्रों को लाया गया और कहां से? रोमानिया से। कहां पर? मुंबई। और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, भारत के विदेश सचिव कौन? हर्षवर्धन श्रृंगला ने जानकारी दी और बताया है कि रोमानिया हंगरी के रास्ते से 1000 भारतीयों को बाहर निकाला जा चुका है। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में छप सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब महत्वपूर्ण ऑपरेशन की बात करें तो इससे पहले एक ऑपरेशन देवी शक्ति भी चलाया गया जो 16 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था और इसमें अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाया गया। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। ऑपरेशन गंगा, रूस जो यूक्रेन में फंसे हुए जो भारतीय है उनको ऑपरेशन गंगा के माध्यम से लाया गया। और ऑपरेशन देवी शक्ति जो लगाया था उसके अंदर 16 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको ऑपरेशन देवी शक्ति अभियान चलाकर भारत में लाया गया। ऑपरेशन आहट की बात करें तो फरवरी 2022 में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन संजीवनी साल 2020 में भारतीय वायुसेना द्वारा आवश्यक दवाइयों को मालदीव पहुंचाया गया। कौन से ऑपरेशन के माध्यम से? ऑपरेशन संजीव से। ऑपरेशन निस्तार की बात करें तो जून 2018 में इसे शुरू किया और चक्रवाती तूफान से यमन में फंसे 38 भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन निस्तार बनाया गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू ने। दोस्तों 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया किसने? मीराबाई चानू ने। और चानू ने 191 किलोग्राम में 86 किलोग्राम प्लस 105 किलोग्राम अलग अलग भार उठाया और कुल मिलाकर 55 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ मीराबाई चानू ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए क्वालिफाई कर दिया। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? बर्मिंघम में। और मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2022 में सिल्वर मेडल जीतकर अपने नाम यह मेडल प्राप्त किया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? किस सूचकांक में? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। तो भारत की रैंक क्या है? 43वीं रैंक। दोस्तों यह इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया। यह किसके द्वारा जारी किया गया? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया और इस इंडेक्स में 55 देश शामिल थे, जिसके अंदर भारत की रैंक कौन सी थी? 43वीं। और इसके अंदर किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा बनाई गई कोई रचना, संगीत, साहित्य रचना, कला, खोज, डिजाइन आदि को उस व्यक्ति की या संस्था की बौद्धिक संपदा कहा जाता है। तो इसके अंदर भारत की रैंक कौन सी थी? 43वीं रैंक। नेक्स्ट दोस्तों, भारत और किस देश के बीच एक्स ड्रामा गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया? तो किन देश के बीच में किया गया दोस्तों? जापान। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों स्थान कहाँ पर? बेलगाम, कर्नाटक। और संस्करण कौन सा है? तीसरा संस्करण। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक आयोजित किया जाएगा और इसमें भारत की तरफ से 15वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और जापान की तरफ से जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज ने भाग लिया। तो भारत की तरफ से किसने लिया? 15वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और जापान की तरफ से जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज ने। और इसका आयोजन कहाँ पर? बेलगाम, कर्नाटक। और कौन सा संस्करण? तीसरा संस्करण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? जापान देश के साथ। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली के अंदर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें दिल्ली सरकार बढ़ते हुए ई कचरे से निपटने के लिए नई दिल्ली में देश का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करेगी और पार्क को 20 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा और दिल्ली में हर साल 2 लाख टन ई कचरा पैदा होता है। कितना होता है? 2 लाख टन ई कचरा। और वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकलिंग और रीमैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो हेमानंद बिस्वाल जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? कर्नाटक राज्य के। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें बिस्वाल ने 1989 से 1990 और 1999 से 2000 तक 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। कहाँ के? कर्नाटक के। और वह ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे और उनका संबंध कांग्रेस पार्टी से था। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। तो दोस्तों ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? ये आपके ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ओडिशा तट पर टकराने वाले 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद राहत और पुनर्वास उपायों में उनकी विफलता के कारण बदल दिया गया था। तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ओडिशा राज्य के। नेक्स्ट दोस्तों यूईएफए चैंपियन लीग के फाइनल मैच की मेजबानी किस देश को मिली है? यूईएफए चैंपियन लीग के फाइनल मैच की मेजबानी किस देश को मिली है? फ्रांस को। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें पहले यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियन लीग का फाइनल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होना था, लेकिन अब यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। पहले इसका आयोजन कहाँ होना था? सेंट पीटर्सबर्ग में होना था। कहाँ पर? रूस में। और अब यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा और इसका कारण है फ्रांस और यूक्रेन के बीच जो हाल ही में युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से इसका आयोजन अब रूस में न होकर फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। और यूईएफए चैंपियन लीग का फाइनल कब होगा? 28 मई 2022 को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट दोस्तों आज का क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अपना भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है, यह किस राज्य में है? कौन सी परियोजना? अपर भद्रा परियोजना। इसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है और यह परियोजना किस राज्य में है?
तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें, यह कर्नाटक की पहली ऐसी परियोजना है जिसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया और यह परियोजना सिंचाई से जुड़ी परियोजना है। अब कर्नाटक सरकार को इस परियोजना के लिए केंद्र से 12,500 करोड़ रुपए का अनुदान मिल सकेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अपर भद्रा परियोजना की, तो इसके अंदर कर्नाटक के चित्रदुर्ग, चिक्कमगलुरु, दावणगेरे और तुमकुरु के सूखाग्रस्त जिलों में 2,25,515 हेक्टेयर सिंचाई के उद्देश्य से यह परियोजना शुरू की गई। कौन सी? अपर भद्रा परियोजना। भद्रा नदी कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है और यह तुंगभद्रा नदी की एक उपनदी है। नेक्स्ट दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन में फरवरी के संपूर्ण करंट अफेयर्स की जो एक साथ क्लास थी वो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।